स्वागत है एक बार फिर से विमर्श न्यूज में आप सभी का। इससे पहले कि हम आगे के क्षेत्रों पर विचार करें, विमर्श करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं आकाश जी से। वो हमारे लिए कुछ खास खबरें लेकर आए हैं। आकाश जी। जी, जैसा कि अभी की वर्तमान स्थिति है, बिहार में एनडीए को 40 में से 32 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उसके बाद बात करें तो कुछ उम्मीदवारों की बात कर लें तो संजय जायसवाल जी आगे चल रहे हैं पश्चिमी चंपारण में। जीतन राम मांझी गया में जीत की ओर दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा देखा जाए तो राजभूषण निषाद, जो कि अजय निषाद पहले बीजेपी में थे, अभी कांग्रेस से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ राजभूषण निषाद जी 1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन जी करीब करीब जीत के ओर बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं झारखंड की स्थिति की। झारखंड में एनडीए को 9 सीटें मिल रही हैं। 5 सीटों पर इंडिया अलायंस का दिखाया जा रहा है। उसके बाद बात करें तो कल्पना सोरेन गांडेय सीट से 26,500 वोटों से आगे चल रही हैं। इससे पहले कि हम और बाकी की लोकसभा सीटों के बारे में बात करते हैं प्रियदर्शी जी से कि उनका क्या अनुभव है इन सब चीजों के बारे में। प्रियदर्शी जी। देखिए सोनालिका, जो कुमार आकाश बता रहे थे उसमें सबसे अंत में उन्होंने कल्पना सोरेन के बारे में बताया, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है। हेमंत सोरेन जब जेल में चले गए और इधर आम सहमति नहीं बनी कि उन्हीं को मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलवा दिया जाए, तब भी वो राजनीति में सक्रिय हो गई और अपने स्तर पर अपने सलाहकारों के बूते थोड़ा मैच्योरिटी का प्रदर्शन कर रही थी। जैसे वो खुद से गई दिल्ली में और केजरीवाल की पत्नी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी से उन्होंने मुलाकात की और वो फोटो सेशन लोगों के दिमाग में बैठ गया कि उनका पति जेल में है। और इसी तरह से सुनीता केजरीवाल, उनका पति भी जेल में है। तो ये अब कल्पना सोरेन को एक बारगी मुख्यमंत्री शपथ दिलवा देते पद का, तो वो तो एक राजनीति में गलत परंपरा की शुरुआत होती। लेकिन कल्पना सोरेन ने पति के जेल में जाने के बाद अपना दायित्व राजनीति में शुरू कर दिया, तो इस तरह से उनकी एंट्री थी। और संसदीय स्तर पर भी उनको अगर एक सीट मिल जाए तो उन्होंने शुरुआत किया विधानसभा से, और जो उपचुनाव हुआ, एक क्षेत्र खाली हुआ था, वहां पर वो लगभग 24,000 या 25,000 मतों से जीत गई। तो विधानसभा में ये इनसिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता है। लोकसभा में भी एक सीट से भी कोई जीत जाए तो जीता हुआ कहा जाएगा, एक वोट से। लेकिन 24,000 मतों से ज़्यादा, झारखंड में हर कंस्टिट्यूंसी में मत भी कम है, तो एक अच्छी उन्होंने बढ़त दिखाई। तो यहाँ हम इस बात पर हम लोग बात कर रहे थे। इसके साथ साथ बात ये कर रहे थे आप कि विजया लक्ष्मी या संजय जायसवाल इत्यादि ने अपनी इस तरह से ये आपको जीतन राम मांझी ने गया से अपना लीड जो है फाइनल कर दिया है। फाइनल कर दिया इसका मतलब डिक्लेरेशन इनमें से किसी का इस बीच हो गया होगा तो नहीं जानते हैं, लेकिन कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है। लेकिन राउंड्स पूरे हो गए, जितने राउंड चुनाव मतगणना हुए, तो उसके बाद जो बढ़त आई तो वो 1 लाख मतों के आसपास जीतन राम मांझी बढ़त बनाते हैं। 1.5 लाख मत आपको मुजफ्फरपुर में बनाते हैं। और मतलब एनडीए या बीजेपी का प्रतिनिधि, तो यही बातें कुमार आकाश कर रहे थे। ये हमारा सिग्निफिकेंट बात है। इसके बाद एक बात और ये बता रहे थे कि 32 सीट, तो सुबह तक लगातार 33 में एनडीए को, यानी कि सभी पार्टियां एनडीए के, उसमें 5 एलजेपी की भी हैं, इसलिए कोई ऐसा 32 देख करके बीजेपी का बहुत बड़ा नंबर आप नहीं समझ लीजिए। एक अनुपातिक नंबर उसमें है, जिसमें एलजेपी को भी 5 में 5 की बढ़त मिली है। बीजेपी को और जेडीयू को कहीं हार का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन वह भी लीड में रहा है। तो कुल मिला जुला करके ये बात है कि 33 सीट पर उनका लीड था। अब उनका लीड जो है 32 सीट पर इसलिए आ रहा है कि बीच में एक सीट जो जा रहा था एनडीए के खाते में, वह सीट अब जा रहा है पप्पू यादव के खाते में। हालांकि पप्पू यादव पहली बार अपना बढ़त दिखा चुके हैं, अब पप्पू यादव अपनी बढ़त बरकरार नहीं रख पाए हैं,
तो ये देखते हैं कि अंतिम राउंड तक क्या होता है। तो ये सब बातें हैं। इन बातों को जान लेने के बाद इन जनरल, जिसमें लोगों की क्यूरियोसिटी है, जिसमें लोगों को जिज्ञासा है, मीसा भारती जैसे अपनी बढ़त बनाई हुई है, तो जो जिज्ञासा की सीट है, और जिस तरह से रूढ़ी अपना बढ़त बना चुके हैं, और लालू की दूसरी बेटी जो है वो रोहिणी आचार्य नहीं बढ़त बना पाई। तो इस सब को देखते हुए हम लोग आगे कंस्टिट्यूएंसी वाइज, उसमें भी हम लोगों ने पिछले राउंड जब बातचीत की थी यहाँ पर, तो 14 कंस्टिट्यूएंसी का किए थे। और देखिए एक बात और है आकाश, आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों का जो ये टैली है, ये टैली कोई नहीं है, उससे तेजी से चैनल्स पर जो लाइव चल रहे हैं उस पर लोग जान रहे हैं। लेकिन हम अपने लिमिटेशन को लेकर के यहाँ नहीं आए हैं। हम आए हैं कि फाइनल रिकॉर्ड हो जाए, फाइनल रिकॉर्ड हो जाए, अंतिम रिजल्ट रिकॉर्ड हो जाए। तो जिसके बारे में बहुत क्लियर बातें आ रही हैं वहाँ अपने कार्यक्रम में बता रहे हैं। इसका हो सकता है कि आप लोग, मैं चाहूँगा कि एक और प्रोग्राम करें, उसमें जितने एक सीट वाइज ना बात करके जनरल जो टिटबिट्स है उस पर बात करें। तो ठीक है, मैंने बहुत समय लिया। प्रदर्शी जी, धन्यवाद आपका इतनी सारी जानकारियां देने के लिए। अब बात कर लेते हैं सीतामढ़ी सीट की, जहां से देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू से और अर्जुन राय आरजेडी से हैं, और पता करते हैं आकाश जी से कि वो क्या इस पे रुझान देते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर और अर्जुन राय के बीच मैं वहाँ रिपोर्टिंग करने गया था, तो अर्जुन राय की भी मतलब इन लोगों के बीच टक्कर की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी कुछ मतों से देवेश चंद्र ठाकुर आगे चल रहे हैं। अर्जुन राय के पक्ष में बहुत वोकल मतदाता थे, ये मैंने जाना है। और वहाँ अर्जुन राय हार जाएंगे तो उसकी प्रतिक्रिया भी होगी, लेकिन मत जो हैं जिस तरह से पड़े हैं, जिस तरह से समीकरण बने हैं, तो वो रिजल्ट आएंगे। चलिए अब चलते हैं शिवहर की तरफ। वहां पे लवली आनंद जेडीयू से और ऋतुराज जायसवाल आरजेडी से उम्मीदवार हैं। देखते हैं आकाश जी की क्या इसकी जानकारी देते हैं। आकाश जी, यहाँ पे भी मैं गया था अपना रिपोर्टिंग करने। लवली आनंद और यहाँ ऋतु जायसवाल के बीच जंग है, टक्कर है। इस बार लग रहा था कि लवली आनंद हारेंगे, लेकिन इस तरह का माहौल दिख नहीं रहा है। और जो वैसे वोटर हैं वो ऋतु जायसवाल को वोट देंगे, लेकिन भाजपा के साथ भी कुछ वैसे वोटर होने के चलते समीकरण बदला हुआ दिख रहा है। और उधर राजपूत बेल्ट भी है, तो राजपूत लोग वोट देंगे लवली आनंद को। और वैसे भी अगर साथ हो जाते हैं बीजेपी के नाम पर, तो उनकी जीत आसान होगी। ऋतु जायसवाल हाई प्रोफाइल नाम, वो मुखिया बनी थी, और उन्होंने, अब ऐसा लगता है कि जैसे लोग किसी के यहाँ उपासना करने जाएं या मदर टेरेसा से आशीर्वाद लेने जाएं, तो उसके साथ वीडियो कैमरा लेके जाएं, तो उस भावना में वो निर्मलता नहीं होती है। तो ऋतु जायसवाल जो मुखिया से ज़्यादा कॉम्पिटेंट थी जरूर ही, और मुखिया बनी थी पहली बार उनकी एंट्री। और उनके पति जो हैं रेवेन्यू सर्विस के व्यक्ति थे या आईएएस थे, जो उसको छोड़ चुके थे और कोचिंग पढ़ाते थे। बाद में ऋतु जायसवाल शिफ्ट करती हैं, और जितना वो काम करती हैं उससे ज़्यादा उनको जाना जाता है मुखिया के रूप में। तो वो बहुत ही पार्टिकुलर थी अपने फेस को बताने के लिए लोगों के बीच में, और उन्होंने फॉलोइंग भी बनाई हुई थी अदर मीडिया पर, इंटरनेट इत्यादि पर। ठीक है, तो ऋतु जायसवाल पिछली बार विधानसभा में लड़ी थी, और उस बार कई ऐसे उम्मीदवार थे, खासतौर पर अंतिम राउंड का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जिनके हारने पर यह माना जा रहा था कि चुनाव नतीजों को करप्ट किया जा रहा है। उसी में ऋतु जायसवाल के बारे में भी ये बात फैली थी कि उन जीती हुई थी, उनको हरा दिया गया। अब वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गई, और हम लोगों ने देखा कि उनके साथ जो कैंपेन में थे उसमें जनता का कोई बहुत ज़्यादा उन्माद या उभार नहीं दिख रहा था। इसलिए ये एक काल्पनिक बात हो सकती है कि ऋतु जायसवाल वहाँ के दिग्गज, मतलब वो आनंद मोहन की पत्नी को हरा देंगी। ये काल्पनिक बात हो सकती है। अभी चुनाव का रुझान जो आ रहा है उसमें यह है कि ऋतु जायसवाल जीतती हुई नजर नहीं आ रही हैं, और लवली आनंद की तरफ जो है स्विंग है। ठीक है, अब बात करते हैं अररिया सीट की और किशनगंज सीट की। अररिया में प्रदीप सिंह बीजेपी से, शहनवाज आलम कांग्रेस से। कुमार आकाश बताएंगे, हमें जानकारी देंगे। प्रदीप कुमार सिंह जो है वो बीजेपी से जो खड़े हुए, वो अभी आगे लग रहे हैं शहनवाज कुमार आलम
जो है शहनवाज कुमार कांग्रेस के जो है उनके खिलाफ। किशनगंज से मुजाहिद आलम जेडीयू से और मोहम्मद जावेद कांग्रेस से, इस पर आप क्या बोलेंगे? किशनगंज जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां से मुजाहिद आलम निकलते दिखाई दे रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात केवल यह है कि ये एक ही सीट था जो पिछली दफा एनडीए या बीजेपी को नहीं मिला था, कांग्रेस को मिला। यह सीट कांग्रेस को मिला था और इस बार कांग्रेस के हाथ से वह सीट निकलते हुए दिखलाई दे रहा है। यही ध्यान देने की बात है। इन दोनों सीट के संदर्भ में एक के बारे में विशेष टिप्पणी की आवश्यकता है। जी, तो अब चलते हैं कटिहार, जहां दुलाल चंद्र गोस्वामी जेडीयू से और तारिक अनवर कांग्रेस से हैं। बताइए आकाश जी, क्या होगा, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? यहाँ भी दुलाल चंद्र गोस्वामी जो कि जेडीयू से हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार तारिक अनवर से आगे चल रहे हैं। अब चलते हैं सीधे पूर्णिया सीट पर, जहां पप्पू यादव निर्दलीय, संतोष कुशवाहा जेडीयू और बीमा भारती आरजेडी से हैं। बताएंगे हमें आकाश जी, कांटे की टक्कर यहाँ पर भी सीटों को लेकर के बताएंगे, कौन आगे कौन पीछे, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? यहाँ पे टक्कर हो रही है पप्पू यादव निर्दलीय और संतोष कुशवाहा जो हैं जेडीयू से, इनके बीच। इसमें एक बात कही जा रही है, जब तेजस्वी यादव आए थे यहाँ पे चुनाव कैंपेन में, तो उन्होंने कहा था कि पप्पू यादव को वोट नहीं दे, बशर्ते वो एनडीए को वोट डालते। तो इससे भी एक असर जा रहा है, बीमा भारती पिछड़ने का एक कारण भी है। और साथ में पहले पप्पू यादव जो थे उन्होंने कांग्रेस से सदस्यता ली थी, बाद में उन्होंने निर्दलीय जाने का फैसला लिया, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी उनको लड़ाने के लिए नहीं चाह रही थी। तो यही वहाँ का मुद्दा। इस कारण अभी लेकिन टक्कर चल रहा है जेडीयू के उम्मीदवार और पप्पू यादव जो निर्दलीय उनके बीच। जैसे ही पप्पू यादव का जिक्र आता है, चाहे आज की राजनीति में जितना भी वे सत्ता पक्ष के ड्रामा या डेमागोगी के खिलाफ खड़े हों, जैसा कि हुआ, जैसा कि तय था कि कांग्रेस में पप्पू यादव, कांग्रेस ज्वाइन कर लेने के बाद पप्पू यादव को ये सीट मिलनी थी, लेकिन अनेकों कारणों से लालू प्रसाद ये नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव जीतें, और उसकी वजह शायद यह थी कि तेजस्वी के आगे वो किसी भी व्यक्ति को उभरता हुआ देखना नहीं चाहते थे। तो ये जो राजनीतिक हलकों में कयास लगाया गया, लेकिन पप्पू यादव इन लोगों के राजनीतिक लोलुपता के खिलाफ एक पहचान व्यक्ति थे। यह जब हम लोग चाहने लगे तो उसमें बहुत बड़ा खोट था। पप्पू यादव हत्या मामले से बरी हो गए हैं, लेकिन पप्पू यादव के बारे में अभी भी अजीत सरकार की बेटी ने चुनाव के पहले यह आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके पिता की न केवल हत्या की, बल्कि हत्या के बाद शव के ऊपर कई राउंड, शायद 60 राउंड गोलियां चलाई थी। तो पप्पू यादव की बात जब भी आती है तो बिहार के क्राइम पॉलिटिक्स की याद आ जाती है। अभी पप्पू यादव लग रहा था कि निर्बाध जीत रहे हैं, लेकिन अभी तक राउंड्स जो आ रहे हैं उसमें पहली बार वो बढ़त पर दिख रहे हैं। फिर उसके बाद जो नतीजे आए हैं उसमें पप्पू यादव की बढ़त जो है घट रही है। तो अंत में देखते हैं कि क्या होता है। बीमा भारती वहाँ ऐसे उम्मीदवार थी जिनको खुद आरजेडी महत्व नहीं दे रहा था। तो बीमा भारती तो मुकाबले में है, नहीं है, जेडीयू और निर्दलीय उम्मीदवार, यही दो मुकाबले में है। देखते हैं क्या होता है। देखते हैं क्या होता है। अब चलते हैं समस्तीपुर की तरफ, जहां सांभवी चौधरी एलजेपीआर और सन्नी हजारी आरजेडी से हैं। बताइए आकाश जी। सांभवी चौधरी जो हैं वो अशोक चौधरी की बेटी हैं, जो कि नीतीश के बहुत ही विश्वासपूर्ण आदमी कहे जाते हैं। वो उनको टिकट दिया गया चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से, और उधर से सन्नी हजारी के पिताजी का क्या नाम है, महेश्वर हजारी, उधर से एक बहुत बड़े नेता कहे जाते थे महेश्वर हजारी, उनके बेटा सन्नी हजारी को, एक बहुत बड़े नेता कहे जाते थे महेश्वर हजारी, उनके बेटे सन्नी हजारी को टिकट दिया गया। लेकिन यहाँ से सांभवी चौधरी निकलती दिखाई दे रही हैं। सांभवी चौधरी रिफरेंस का विषय है राजनीति में।
वो राजनीति में आकस्मिक आई हैं। और शांभवी चौधरी, इस क्षेत्र की विशेषता ये थी कि शांभवी चौधरी और सन्नी हजारी दोनों के पिता नीतीश के मंत्रिमंडल में कैबिनेट में हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और ये दोनों ही जेडीयू से नहीं लड़ रहे थे। तो इसी तरह की बात थी। इसमें शांभवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी नीतीश के महत्वपूर्ण हाथ हैं, लेकिन शांभवी की शादी किशोर कुणाल, जो कि धार्मिक न्यास बोर्ड के प्रमुख हैं और अब संत बन गए हैं और पूर्व आईपीएस हैं बिहार के, तो किशोर कुणाल की पुत्रवधू बनी हैं। और शांभवी चौधरी बहुत तेजी से चर्चा में आई। पटना में जब पढ़ा करती थी तब से लोग उनको जानते हैं, स्टूडेंट थी जब स्कूल की तब से जानते हैं। तो वो आई चर्चा में और वो अब एमपी बनने जा रही हैं, ऐसा लगता है रुझानों के हिसाब से। बात करते हैं बांका की। गिरधारी यादव जेडीयू से और जयप्रकाश यादव आरजेडी से। बताइए आकाश। बांका में गिरधारी यादव जो कि जदयू से हैं और दूसरी ओर जयप्रकाश यादव जो हैं वो आपको आरजेडी से खड़े हैं, लेकिन गिरधारी यादव जो जदयू के उम्मीदवार है उनका जीतना ज्यादा पक्का माना जा रहा है। गिरधारी यादव सिटिंग एमपी हैं और इसके पहले भी वो जीते थे, लेकिन वहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा। और जयप्रकाश यादव इन 2 टर्म के पहले वहाँ से प्रतिनिधित्व करते थे, तो वापस जयप्रकाश यादव को लोग चुनेंगे। यह बात अब गलत साबित हो रही है और गिरधारी यादव के पक्ष में अभी स्विंग दिख रहा है, रुझान दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं भागलपुर की, जहां अजय मंडल जेडीयू से और अजीत शर्मा कांग्रेस से हैं। आकाश जी बताइए हमें, कौन आगे कौन पीछे, क्या लग रहा है, किसकी हार किसकी जीत? भागलपुर में जैसा कहा जा रहा था कि अजय मंडल और इनके बीच कड़ी टक्कर होगी, लेकिन अजीत शर्मा का भी मानना है, कल उन्होंने एग्जिट पोल के बाद बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन अभी जो वास्तु स्थिति है उस हिसाब से अजय मंडल जदयू से आगे चल रहे हैं। जो सैंपल मतदाताओं के राय पर एग्जिट पोल होता है उसने ही नहीं बल्कि एक सीट पर यहाँ के यूट्यूब के पॉपुलर चैनल ने जो विश्लेषण किया था उससे भी ये ट्रेंड आ रहा था। यानी कि 2 दिन पहले से या 3 दिन पहले से ये रुझान पता चल रहा था कि अजीत शर्मा यहाँ हार रहे हैं। तो अब चलते हैं सीधे जमुई लोकसभा सीट के पास, जहाँ पे अरुण भारती एलजेपी और अर्चना रविदास आरजेडी से हैं। बताइए आकाश जी। जैसा कि अरुण भारती जो कि एलजेपी आर से हैं, रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी से, तो चिराग पासवान ने वो उनके मामा लगते हैं तो उनको टिकट दिया। और उसी और दूसरी ओर अर्चना रविदास को, वहाँ रविदासों की संख्या अच्छी खासी है, उस हिसाब से आरजेडी ने अर्चना रविदास को कैंडिडेट बनाया, लेकिन इस बार अर्चना रविदास जीतती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं मुंगेर लोकसभा सीट की, जहां ललन सिंह जेडीयू और अनीता महतो पत्नी अशोक महतो की मैदान में एक आमने सामने है। बताइए आकाश। यहाँ पे ललन सिंह और अनीता महतो के बीच में टक्कर है। इसमें कहा जा रहा है कि ललन सिंह को जिताने के लिए अनंत सिंह को जेल से निकाला गया था और अनंत सिंह आए, उन्होंने उनके लिए कैंपेनिंग की और इस तरह दिखाया जा रहा है। वही दूसरी ओर ये सवर्ण वर्सेस बैकवर्ड क्लास की भी लड़ाई की तरह यहाँ इस चुनाव को देखा जा रहा है। तो उसके बाद अभी ये इस स्थिति में आकर के ललन सिंह आगे दिख रहे हैं इस जगह चुनाव में। ठीक है, हम लोग अभी जमुई और मुंगेर 2 क्षेत्र के बारे में ओपिनियन लेंगे। ये लालू प्रसाद का एक सोशल इंजीनियरिंग था कि उन्होंने बिहार में ज़्यादा जातियों का समावेश किया। उसमें उन्होंने एक रविदास को भी चुना और भूइयाँ का जो सीट है, भूइयाँ बहुल सीट है दलितों में, जीतन राम मांझी के मुकाबले पासवान सर्वजीत को खड़ा किया। ठीक है, और यहाँ जहाँ पर मजबूत रहे हैं पासवान जाति के बदौलत रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी जमुई में, वहाँ उन्होंने एक पढ़ी लिखी महिला अर्चना रविदास को चुना और वो कॉन्टेस्ट में आ भी गई। लेकिन बाद में कुछ इमोशनल विषय जो है
यूट्यूब पर बहुत पॉपुलर हो गए और इस तरह से ये शुरू से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि अर्चना रविदास के खिलाफ बाजी पलट रही है और अभी भी चुनाव नतीजों को जब देखा जा रहा है तो पलटती ही दिखाई दे रही है। अब है ललन सिंह। तो ललन सिंह जाहिर है कि वो पूरी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन सवर्ण एक जाति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें ये बात थी कि लालू प्रसाद यादव ने अगड़ा बनाम पिछड़ा का एक कैडर खेलने की कोशिश में अजय महतो की एकदम नवविवाहिता को सीट दे दिया। इस तरह का खेल सीवान में हुआ था, उसके पहले विधानसभा बनियापुर में हुआ था जो जेडीयू के द्वारा हुआ था। अब बात कर लेते हैं नालंदा सीट की और पटना साहिब सीट की। नालंदा में कौशलेंद्र कुमार जेडीयू से, संदीप सौरभ सीपीआई एमएल और पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद बीजेपी और अंशुल अभिजीत कांग्रेस। कांटे की टक्कर। आकाश जी यहाँ पे बताइए आप क्या लग रहा है? कौशलेंद्र कुमार जो है नालंदा से, वो यहाँ पे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं संदीप सौरभ के खिलाफ। संदीप सौरभ भी जाने माने चेहरे हैं यहाँ के, पालीगंज से विधायक भी हैं सीपीआईएमएल से, लेकिन कौशलेंद्र कुमार यहाँ जीतते दिख रहे हैं जदयू में। वही दूसरी ओर अगर आप देखा जाए तो रविशंकर पटना साहिब से और अंशुल अभिजीत भी पटना साहिब से कांग्रेस से, और रविशंकर भाजपा से लड़ रहे हैं। रविशंकर अभी सिटिंग एमपी भी हैं, तो इस बार उनका वो बहुत आसानी से जीतते दिख रहे हैं। शुरू के मतों को देखा जाए तो शुरू में अंशुल अभिजीत आगे चल रहे थे, लेकिन अभी करीब करीब 90,000 वोटों से भी ज़्यादा से वो आगे चल रहे हैं। सीपीआईएमएल को महागठबंधन में 3 सीट मिला था। उन 3 में एक संदीप सौरभ जो सिटिंग एमएलए हैं, दूसरा सुदामा प्रसाद जो आरा में है आरके सिंह के खिलाफ, और तीसरे राजा राम सिंह। तो सुदामा प्रसाद और राजा राम सिंह तो कॉन्टेस्ट में है। राजा राम सिंह ने अपनी बढ़त बना ली है, लेकिन यहाँ सीपीआईएमएल अपनी बढ़त नहीं बना पा रहा है, बल्कि जेडीयू उम्मीदवार इनको परास्त कर रहे हैं, ऐसा ट्रेंड है। अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट की, काराकाट, जहां राजा राम सिंह सीपीआईएमएल से, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह आमने सामने हैं। यहाँ मामला त्रिकोणीय है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि यहाँ पे कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। यहाँ पे राजा राम सिंह की जीत दिखाई दे रही है, और दूसरे नंबर पे उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं, तो कभी पवन सिंह उलटफेर हो रहा है, पर अभी आगे राजा राम सिंह चल रहे हैं। राजा राम सिंह पर आप लोगों ने बहुत ही प्रोग्राम बनाया है, और काराकाट पर भी एक वीडियो आपका है जो, लेकिन काराकाट में ये पहली बार विशेष स्थिति है कि सीपीआईएमएल का उम्मीदवार खड़ा हुआ और वह जीत के कगार में है। पवन सिंह ने कैमरा अट्रैक्ट बहुत किया, वो चर्चा में आए। कई चैनल तो एक उम्मीदवार का नाम अगर काराकाट से लिखते थे तो पवन सिंह का, बावजूद इसके कि पवन सिंह बीजेपी में थे, उनको आसनसोल पश्चिम बंगाल से लड़ने के लिए कहा गया, वो नहीं लड़े। काराकाट में बागी उम्मीदवार के रूप में वो निर्दलीय खड़े हो गए। उनको वापस लेने के लिए अपनी नामजदगी का पर्चा कहा गया बीजेपी के द्वारा, बाद में बीजेपी से निकाल दिया गया। इस सब के बावजूद वो चर्चा में रहे, और जो मतदाता नहीं है ऐसे वोटर इनके पीछे भागते रहे। ठीक है, ऐसे कम उम्र के जवान भागते रहे। भोजपुरी के स्टार हैं। तो पवन सिंह सुबह में चुनाव परिणाम में ऊपर भी चल रहे थे, लेकिन जब कई राउंड की गिनती हो चुकी है तो ये पता चल रहा है कि कम से कम एक हैम्पर उन्होंने बीजेपी को किया है, घाटा पहुंचाया है, और बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा वहां हार रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के सीपीआईएमएल के युवा नेता राजा राम सिंह यहाँ स्टार की तरह उभर रहे हैं। ये स्टार की तरह उभर रहे हैं। अब चलते हैं बक्सर की तरफ, जहां मिथिलेश तिवारी बीजेपी और सुधाकर सिंह आरजेडी से आमने सामने खड़े हैं। वही बात कर ले आरा की, तो सुदामा प्रसाद और आरके सिंह आगे। और बात कर लेते हैं आरा की,
तो इसमें सुदामा प्रसाद और आर.के. सिंह आमने सामने हैं, जिसमें कि बताया जा रहा है आर.के. सिंह आगे चल रहे हैं। ज्यादा जानकारी हमें आकाश देंगे। बक्सर में सुधाकर सिंह जो कि आरजेडी से हैं और मिथिलेश तिवारी सुधाकर सिंह करीब 10,000 वोट से आगे हैं। सुधाकर सिंह को जरूर याद किया जाना चाहिए। सुधाकर सिंह आरजेडी की तरफ से नीतीश मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री थे और कृषि मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने कहा कि पूरा विभाग की योजनाएं चोरी के लिए बनाई जाती है और इस तरह विभाग का मंत्री होने के नाते ऐसा लगता है कि वो चोरों के सरदार हैं। तो यह केवल अपनी किरकिरी नहीं कर रहे थे, बल्कि दरअसल अपना नाम लेकर के वो विभाग की किरकिरी, नीतीश मंत्रिमंडल की किरकिरी और नीतीश की योजनाओं की किरकिरी कर रहे थे। अंत में दबाव पड़ा और उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा, लेकिन वो वहाँ सक्रिय रहे। जगतानंद सिंह के पुत्र हैं। जगतानंद सिंह आरजेडी के पुराने प्रतिष्ठित नेता हैं और अभी भी उच्च स्थान रखते हैं। सुधाकर सिंह को अंत में लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने टिकट दिया और वह वहां पर एक विनिंग कैंडिडेट भी हो सकते हैं। हालांकि अभी सुबह से इसको चढ़ा उतरी कहते हैं, तो बीजेपी और सुधाकर सिंह के बीच में यह चल रहा है। अभी वो बहुत अधिक नहीं, 10,000 मतों से आगे है, रिसेंट जो खबर है। तो देखते हैं क्या होता है, कांटे की टक्कर है। जी बिल्कुल, यहाँ कांटे की टक्कर है। अब बात कर लेते हैं आरा सीट की, जहां आर.के. सिंह बीजेपी से और सुदामा प्रसाद CPI-ML से आमने सामने भिड़े हुए हैं। बताइए आकाश। आरा की बात करें तो आर.के. सिंह जो है बीजेपी के, वो सिटिंग MP भी हैं और साथ में वो केंद्र में मंत्री भी हैं। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत सी ऊंची घोषणाएं की, पर काम के रूप में देखा जाए तो लोग वहाँ, जैसे कि मैं वहाँ गया था, तो कुछ खास काम नहीं दिखा है। इस कारण लोग वहाँ बदलाव चाह रहे हैं और वह बदलाव दिख भी रहा है। सुदामा प्रसाद जो कि CPI-ML के उम्मीदवार हैं, वो बहुत अच्छे रूप से आगे चल रहे हैं। आर.के. सिंह लगातार आगे चल रहे थे, बाद में राउंड जब बढ़ते चले गए तो सुदामा सिंह आ गए। सुदामा सिंह टफ कॉन्टेस्ट में थे और उनको होना भी चाहिए। वह MP नहीं है, आर.के. सिंह MP हैं और शासक दल में है और केंद्र में मिनिस्टर भी हैं और पुराने ब्यूरोक्रेट हैं और चर्चित व्यक्ति हैं। तो उनका जो कमांड होगा वो ब्यूरोक्रेसी पर होगा। इस तरह से उनके पास जो संसद निधि का पैसा था वह सबसे ज़्यादा सफल ढंग से लोगों के बीच में जा सकेगा, ऐसा माना जाता था। तो उन्होंने शहर में, खासतौर पर आरा शहर में कुछ चर्चित निर्माण काम करवाए, लेकिन निर्माण काम के फलस्वरूप ऐसा होता है कि जिनके बीच कुछ नहीं होता है वह अकारण ही नाराज हो जाता है। तो इस तरह एक MP अपने निर्माण काम की बदौलत राजनीति के केंद्र में नहीं हो सकता है। तो आर.के. सिंह का एक जो सुपरफिशियलिज्म था उसको सुदामा प्रसाद चुनौती दे रहे हैं। अब देखना है कि वो कितना टक्कर देख पाते हैं, क्योंकि सोशल इक्वेशन बीजेपी का है तो आर.के. सिंह के साथ काम कर रहा है और सुदामा प्रसाद एक ग्राउंड से उभरे हुए व्यक्ति हैं और MLA भी चल रहे हैं। इस वजह से ये देखना है कि इस टक्कर में क्या परिणाम होता है। जी, यहाँ भी देखने की बात होगी। कांटे की टक्कर हर जगह नजर आ रहा है। जहानाबाद की बात करें, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी बीजेपी से, सुरेंद्र यादव RJD से, अरुण कुमार आशुतोष दोनों निर्दलीय से। बताइए आकाश हमें। जैसा कि मैं वहाँ गया था, वहाँ हर तरह की लहर दिख रही थी। कुछ पिछड़ों के गांव में गया तो वहाँ चंद्रेश्वर सिंह चंद्रवंशी का नाम लिया गया। फिर सुरेंद्र यादव को हर तरह बदलाव के बाद कहा जाता है कि सुरेंद्र यादव आएंगे, तो इन दोनों में ही टक्कर थी। साथ में देखा तो अरुण कुमार पहले से वहाँ जीत चुके हैं, तो अरुण कुमार की भी नाम आ रही थी। साथ में उसके साथ साथ आशुतोष जो भूमिहार ब्राह्मण मंच बनाए हैं उनका भी नाम आ रहा था। लेकिन अभी तक जैसा देखा जाए तो सुरेंद्र यादव और चंद्रेश्वर सिंह चंद्रवंशी के बीच में काफी कड़ी टक्कर चल रही है। चलते हैं सीधे पाटलिपुत्र, जहां कांटे की टक्कर रामकृपाल यादव और मीसा भारती RJD से, और अभी अभी खबर भी आ रही है कि मीसा भारती आगे निकल रही है काफी वोटों से। ज्यादा जानकारी आकाश देंगे हमें। यहाँ पर भी सही कहा आपने कि मीसा भारती जीतती दिखाई दे रही हैं और बीच में इलेक्शन वोटिंग के बाद कुछ माहौल भी वहाँ खराब हुआ था। दोनों तरफ से बताया जाता कि गोलियां भी चली हैं, लेकिन जैसा माहौल आपको सारण में देखा गया था। लेकिन अभी जहां तक कि रुझान आ रहा है, मीसा भारती आगे चल रही हैं। मीसा भारती तीसरी दफा
अपने मुंह बोले चाचा रामकृपाल यादव से लड़ रही हैं। रामकृपाल यादव लालू प्रसाद यादव के प्रिय थे, लेकिन जब मीसा को सीट देने की बात आ गई तो रामकृपाल को यह अवमानना जान पड़ा और उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर ब्लॉक होने नहीं दिया और वो बीजेपी में चले गए। तो यहाँ मूल्यों का प्रश्न नहीं है। बीजेपी में जाकर के मीसा भारती को उन्होंने 40,000 मतों से हराया, 39,000 मतों से दूसरी दफा हराया। तो ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ये बहुत ही मार्जिनल, बहुत कम अंतर से जीत माना जाता है। खासतौर पर बिहार में एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने मतदाता होते हैं, तो इसलिए ये हमेशा ही कांटे की टक्कर थी और कभी भी इसको बदला जा सकता था। तो इस बार मीसा भारती मजबूती से आई हैं और रामकृपाल को वो हरा भी सकते हैं। अब चलते हैं मधेपुरा में, जहां दिनेश चंद्र यादव जेडीयू से और अभय कुमार सिंह आरजेडी से आमने सामने हैं। यहाँ भी जो जेडीयू से उम्मीदवार है दिनेश चंद्र यादव वो जीत रहे हैं और अभय कुमार जो कि आरजेडी से है वो पीछे चल रहा है। अब बात कर लेते हैं बेगूसराय की, जहां गिरिराज सिंह और अवधेश कुमार राय यहाँ पे आमने सामने हैं। सीधी टक्कर है, बताइए आकाश हमें। गिरिराज सिंह यहाँ से सांसद, वर्तमान में सांसद हैं और साथ ही बीजेपी से फिर से उनको उम्मीदवारी दी गई है। ये बहुत ही मोदी जी के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं और साथ में देखा जाए तो इस बार अवधेश कुमार राय वो भी नामी चेहरे हैं यहाँ के, वो उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। देखिए, बेगूसराय में सीपीआई का गढ़ है और वह गढ़ उखड़ा हुआ है और इस वजह से गिरिराज सिंह ने यहाँ एक पक्की सेंध लगा ली है। इस बार भी वो जीत रहे हैं। पिछली बार उन्होंने कन्हैया को परास्त किया था। अब बात कर लेते हैं सुपौल की, जहां दिलेश्वर कामत जेडीयू से और आरजेडी से यहाँ के प्रत्याशी हैं चंद्रहास चौपाल। यहाँ पे दिलेश्वर कामत जो है जेडीयू से, वो चंद्रहास चौपाल से आगे चल रहे हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन एक साथ होती है, चर्चा काफी तेज है, तब नीतीश भी इसके साथ होते। भारत स्तर पर बात करें तो ममता ने इंडिया ब्लॉक में ही खेलती रही। बिहार में बड़े कठिन और सीधे स्तर पर एनडीए ने बढ़त बनाए रखी। राजनीतिक सुपरफिशियलिज्म ही है के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश अपने खेमे को छोड़कर इंडिया महागठबंधन में एक बार फिर से अपनी स्थिति को बार्गेन करेंगे।